कैसे हैं बच्चों? आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। आप देखना शुरू कर चुके हैं एग्जाम बूस्टर स्टडी चैनल। मैं अनूप कुमार। बच्चों, आज दूसरा वीडियो हम लेकर आए हैं। ये हाफिल एग्जाम के बाद हम लोग सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 के हम 4 वीडियो आ चुके थे। 5वां वीडियो आपका अध्याय 5 जल को हम लेकर आएँगे, जो सामाजिक विज्ञान के हमारा पर्यावरण विषय से जुड़ा है, जो कि कक्षा 7 एनसीईआरटी पर आधारित होगा। और इस पाठ के अंतर्गत हम जल पाठ को पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों, आपका अर्धवार्षिक एग्जाम खत्म होकर के आपने अपना रिजल्ट को चेक कर लिया होगा। तो अब उसके अनुसार हम आगे देखेंगे कि और ज़्यादा कितनी मेहनत करनी बाकी है। तो देर न करते हुए हम वीडियो पे शुरू करते हैं और आप लोग मन लगा करके अच्छे से पढ़ेंगे, जिससे एनुअल एग्जाम में आप अच्छा स्कोर खड़ा कर पाएँ भूगोल में। तो ध्येय बना करके आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो शुरू करेंगे, जल क्या होता है, इसका विस्तार कहाँ-कहाँ मिलेगा, इसको हम बड़े आराम से पढ़ेंगे। तो शुरू कर लेते हैं। जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं? आप नदी, जलप्रपात, वर्षा की रिमझिम, अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं। बच्चों, वर्षा के भरे गड्ढे में कागज की नाव तैराकर बहुत खुश होते हैं। दोपहर तक गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता है। वह जल कहाँ चला जाता है? बच्चों का कभी आपने सोचा है? तो उसके बाद हम देखेंगे। 1 मिनट। सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है और ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर बादलों के रूप में रूप ले लेता है। वहाँ यहाँ से यह वर्षा, हिम और सहित सहित वृष्टि के रूप में धरती पर या समुद्र में नीचे गिरता है। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने रूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, जिसे हम जल चक्र कहते हैं। थोड़ी सी शब्दावली को भी देखेंगे। जल, थल, स्थल। थल स्थल या स्थल मंडल वह छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता होता है, उसे हम थल शाला कहते हैं। क्रियाकलाप को भी देख लेते हैं। एक क्रियाकलाप छोटा सा यहाँ पे है, इसको देखिएगा। अपनी थलशाला बनाएं। थलशाला में एक बड़े जार के एक चौड़ाई 1/4 भाग में मिट्टी भरकर उसे अच्छी तरह दबा दें। उसके ऊपर ह्यूमस की एक पतली परत लगाएं। पहले पहले सबसे बड़े पौधे लगाएं, तदुपरांत उसके छोटे पौधों के व्यवस्थित करें। इसमें जल की फुहार छिड़कें। जार को बंद कर दें। पत्तियां एक मिट्टी के ऊपर वाष्पित जल संघनित होकर जल की बूंदों के रूप में नीचे गिरा देती हैं। तो आपको पता चला है कि इस तरह से जल विस्तारित होता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। जिस प्रक्रम जिस प्रक्रम में जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और मंडलों उस जल को जल चक्र कहते हैं। हमारी पृथ्वी थल साला के समान है। जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था, वही आज भी मौजूद है। जिस जल का उपयोग आज हम हरियाली के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी 1 मिनट नदी में बहता हो। लवण जल के मुख्य नदी स्रोत तालाब, सोते एवं हिमनद हैं। महासागरों एवं समुद्रों का जल लवणी होता है। इसमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है। तो यहाँ पर एक जल चक्र आपको दिखाया गया है, आप इसको अच्छे से देखेंगे
और बच्चों इसको अच्छे से ध्यान से इसकी क्रियाकलाप को देख लेंगे। देखिए पहले क्या होता है, पहले धूप आती है तो वाष्पन होता है, वाष्पन होता है तो ऊपर जाता है, बादल बनते हैं और संघनन हो जाता है। अधिक संघनन होने के कारण फिर वर्षण होता है, फिर बारिश होती है और फिर वो नीचे पहाड़ों से फिर नदियों के द्वारा बह करके फिर समुद्रों में जल चला जाता है। इससे एक जल चक्र की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। उसके बाद में यहाँ पर महासागर बताया गया है, इसको भी आप ध्यान से देख लेंगे, थोड़ा-सा रोक करके। जो भी नीला भाग दिख रहा है, ये आपका 71% जल है और 29% क्या है? स्थल भाग है, ठीक है? अब हम देखें इसका विवरण देखेंगे। तो क्या आप जानते हैं लवणता लगभग 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। महासागर की औसत लवणता 35 ग्राम प्रति हजार होती है। ठीक है, तो ये आप समझ पाए होंगे, यानी कि समुद्र का कितना जल होना चाहिए, 1000 ग्राम यानी 1 लीटर जल लेते हैं तो 35 ग्राम उसमें क्या निकलेगा, नमक निकलता है। जल का वितरण भी देख लेंगे। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। यद्यपि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है, तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है? क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपयोग उपलब्ध है? निम्नलिखित तालिका में जल विवरण का प्रतिशत भी दिया गया है। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक तालिका दी गई है। यहाँ पर जो पृथ्वी पर जल पाया जाता है, उसको वो कितना-कितना जल कहाँ-कहाँ पाया जाता है, उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। तो बच्चों देखेंगे, महासागर 97.3% भाग महासागरों में जल है। बर्फ छत्रक यानी बर्फ के शिला के रूप में 0.2% जल है। भूमिगत जल जो हम लोग बोरिंग से जल निकालते हैं वो 0.0068% होता है। झीलों का अलमड़ी जल, बारिश में जो झीलों में पानी भरता है वो 0.009% होता है। वहीं स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलों में जल जो है 0.009% होता है। वायुमंडल में यानी जो हवा में जल होता है वो 0.0019% होता है और नदियों में 0.0001% जल जो है वो नदियों में होता है। तो इस प्रकार से आप समझ पाए होंगे कि हमारी पृथ्वी पर जल कहाँ-कहाँ मिलता है। क्या आप जानते हैं, आइए दोस्तों विद्यार्थियों इसको भी देख लेते हैं। इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। तैराक इसमें प्लाव कर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन बना देती है। इजराइल की जो मृत सागर झील है, इसमें लवणता इतनी है कि जब भी आप तैरेंगे तो इसमें डूबेंगे नहीं। ठीक है, बच्चों वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और अगर पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो एग्जाम बूस्टर को सब्सक्राइब करें। तो आइए आगे भी देख लेते हैं। एक क्रियाकलाप दिया गया है छोटा सा। 2 लीटर जल लें। मान लें यह पृथ्वी की सतह पर जल की संपूर्ण मात्रा है। बर्तन में 12 चम्मच जल भरकर दूसरे कटोरे में रख दें। बर्तन के जल निकाल कर शेष जल लवणीय जल को दर्शाता है, जो महासागर एवं समुद्र में पाया जाता है। यह जल उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। यह लवणीय जल नमक युक्त होता है। कटोरे में निकाल कर रखा गया 12 चम्मच जल पृथ्वी का मौजूद संपूर्ण लवण जल की मात्रा को दर्शाता है। चित्र में इस जल के विवरण को दर्शाया गया है। आप स्वयं देखें कि आप जल की कितनी मात्रा का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि 9 चम्मच जल जो है वो बर्फ क्षत्रक शिलाओं में है। 2 चम्मच जल भौमी जल है। एक आधा चम्मच जल जो है लवणीय जल झीलों में है और 1 बूंद जो जल है वो नदियों में है। तो इस तरह से एक क्रियाकलाप को हम संपूर्ण तरह से देख चुके हैं। आगे देखेंगे, जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है। प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। ऐसे में आपको क्या ऐसा नहीं लगता है कि लापरवाही से जल का उपयोग करने पर हम बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद करते
है। आगे देखिएगा, विद्यार्थियों यहाँ पे न्यूज़ की कटिंग दिखाई गई है पेपर में। इस तरह से बहुत सारी कटिंग को दर्शाया गया है, कैसे-कैसे पानी कम हो रहा है हमारे जीवन से, इसको भी हम देख पा रहे होंगे। हम जल हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? जल का संरक्षण की विधियाँ किस प्रकार से हैं? इसको हम कैसे सीख सकते हैं? तो आगे देखिएगा विद्यार्थियों, क्या आप जानते हैं, इसको भी देख लेते हैं थोड़ा-सा। 22 मार्च विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जब जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रबलित किया जाता है। यानी जब 22 मार्च विश्व जल दिवस मनाया जाता है, उस समय हमको बहुत सारी विधियों के द्वारा जल को बचाने के बारे में या संरक्षण के बारे में बताया जाता है। महासागरीय परिसंचरण, आइए बच्चों इसको भी देखते हैं। समुद्री जल पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। पुलिन पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवणीय कणों का संगीत सबको सम्मोहित करने वाला प्रतीक सा होता है। ला ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है। यह कभी शांत नहीं रहता है। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं। कैसे, इसमें क्या-क्या होता है? तो जैसे तरंग होती है, ज्वार-भाटा होता है और धाराएँ होती हैं। तो इस तरह से ये प्रशांत महासागर के जल को यहाँ पर दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे तरंग क्या होता है। तो थोड़ा-सा आप इसे भी जान लीजिए। जब समुद्री सतह पर पवन बहती है, तब तरंगें उत्पन्न होती हैं। जितनी ही तेज ज्वार या पवन बहती है, तरंगे भी उतनी ही बड़ी होती जाती हैं। तो आप जानेंगे कि समुद्रों में जब हवाएं चलती हैं तो उससे तरंगों का निर्माण होता है। अब देखेंगे तरंग क्या है। समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है? यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है कि कैसे तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लौटती है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है, तो उन्हें तरंग कहते हैं। चित्र यहाँ पर तरंग का देख पाएंगे विद्यार्थियों। तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती हैं। इनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगे उठ सकती हैं, जिसे सुनामी कहते हैं। अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया था। ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे की से भी अधिक की गति से चलती हैं। 2004 के सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्र में अत्यधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह यानी इंदिरा पॉइंट जल में डूब गया था। आइए अब सुनामी को जानते हैं। सुनामी क्या है? सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने का पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। आगे देखेंगे, सुनामी का तांडव भी थोड़ा सा देख लेंगे। सुनामी पृथ्वी पर तांडव करता है। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगे तथा पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ। ये तरंगे उस भूकंप का परिणाम थी जिनका अभिकेंद्र सुमात्रा की पश्चिम सीमा पर था। इस भूकंप को तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 9.0 मापी गई थी। भारतीय प्लेट वर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी और समुद्र तल के अकस्मात गति उत्पन्न हो गई। इस कारण यह भूकंप आया। महासागरीय जल लगभग 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया, नीचे की दिशा में झुक गया। इस विस्थापन के कारण निर्मित अंतराल को भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसी ओर बहने लगी। फलस्वरूप दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया के समुद्री तटों में जल हटने लगा। भारतीय प्लेट के वर्मा की ओर प्लेट नीचे चले जाने पर जल वापस समुद्र तट की ओर लौटा। यह सुनामी लगभग
800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आया, जिसकी तुलना व्यावसायिक वायुयानों की गति से भी की जा सकती है। इसके परिणामस्वरूप हिंद महासागर के कुछ कुछ द्वीप पूर्णतः डूब गए। भारतीय सीमा पर धुर दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह समूह में, एक मिनट, हमें लगता है ये पेज उल्टा लगा दिया गया है, तो इसको उल्टा घुमा के पढ़ना पड़ेगा। एक मिनट, अब इसको इसके इस तरह से देख लेते हैं। में स्थित पूरी तरह से डूब गया जब सुमात्रा में भूकंप के अभिकेंद्र से तरंगे सुमात्रा की तरफ से अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं श्रीलंका की ओर बढ़ी। तरंगों की लंबाई कम हो गई। जल की गहराई भी कम होने के का साथ साथ इसकी गति में भी 700 से 900 किलोमीटर प्रति घंटे से 17 किलोमीटर प्रति घंटे तक कम हो गई। समुद्र तट से सुनामी तरंगे 300 किलोमीटर तक की सॉरी 3 किलोमीटर तक की गहराई तक आ गईं, जिसके फलस्वरूप 10,000 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई और 1 लाख से अधिक घर प्रभावित हुए। भारत में आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह सर्वाधिक प्रभावित हुए। यदि पहले से भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है, फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणाली विकसित की गई है, लेकिन हिंद महासागरों में से सुनामी नहीं है। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी-कभी ही आते हैं, क्योंकि यहाँ भूकंपी क्रिया बहुत कम होती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पेज उल्टा लग गया था, ये हमारी टेक्निकल टीम की गलती है। कोई नहीं, आप इसको थोड़ा सा घुमा के पढ़ लेंगे। आगे पढ़ेंगे बच्चों। अब हम देखेंगे ज्वार और भाटा। समुद्रों में ज्वार और भाटा कैसे आता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर देख लेंगे। सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है, उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उड़ते हैं। इस ज्वार को बृहद ज्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? बृहद ज्वार कहते हैं। लेकिन जब जब चांद अपने प्रथम एवं तृतीय चतुर्थांश में होता है, तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। ऐसे ज्वार भाटा को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती हैं। इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियां पकड़ पाते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल से उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पादन करने के लिए भी किया जाता है। तो इस तरह से आपको पता चला होगा कि ज्वार भाटा कैसे आता है समुद्रों में। अब हम देखेंगे महासागरीय धाराएं। क्रियाकलाप को भी थोड़ा सा देखेंगे। एक बाल्टी को नल के पानी से 3/4 भरें। बाल्टी के एक ओर निमज्जन छड़ डालकर पानी को गर्म करें। दूसरी ओर फ्रिज से निकली बर्फ डालें। एक बूंद लाल स्याही डालकर संवहन की क्रियाओं के द्वारा धाराओं के मार्ग का निरीक्षण कीजिए। यानी पहले क्या करना है, आपको एक बाल्टी लेनी है, उसमें ठंडा जल डालना है और आपको फ्रिज का बर्फ डालना है और उसमें थोड़ा-सा रंग भी डालना है। तो आप देखेंगे ठंडा पानी और गर्म पानी जब आपस में मिलेगा, तो कुछ रेखाओं का निर्माण करेगा और उन्हीं को हम भूगोल की भाषा में तरंग नाम दे देते हैं या धारा नाम दे देते हैं। ठीक है? अब महासागरीय धाराएँ गर्म और ठंडी 2 प्रकार से हो सकती हैं, जो कि जो गर्म धारा होती है वो भूमध्य सागर की तरफ से
ध्रुवों की तरफ चलती है और ध्रुवों से ध्रुवों की तरफ से भूमध्य सागर की तरफ चलने वाली जो धाराएँ हैं, उनको हम शीत या ठंडी धारा के नाम से जानते हैं। अब हम देखेंगे महासागरीय धाराएँ। महासागरीय धाराएँ निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएँ होती हैं। महासागरीय धाराएँ गर्म व ठंडी हो सकती हैं। सामान्य मार्ग महासागरीय धाराएँ भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं, मध्य ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। जबकि ठंडी धाराएँ ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। जैसे लेब्राडोर महासागरीय धारा शीत जलधाराएँ होती हैं, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधाराएँ होती हैं। महासागरीय धाराएँ किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। गर्म धाराओं के सतही स्थल पर गर्म तापमान हो जाता है। जिस स्थल पर गर्म और शीत धाराएं मिलती हैं, वह स्थान विश्व भर में सर्वाधिक मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट इसके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। यहाँ पर एक मानचित्र देखेंगे। यहाँ पर बहुत सारी धाराएं दिखाई गई हैं। आप इनको धीरे-धीरे से मैप को आगे पीछे देखकर देख सकते हैं। जहाँ गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती हैं, वहाँ कोहरे वाला मौसम बनता है। इसके फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। तो इस तरह से आप इस जल लेसन 5 को यहाँ पर हम समाप्त करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद विद्यार्थियों। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और एग्जाम बूस्टर चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही इफेक्टिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर लगातार वीडियो अपलोड की जाती रही हैं। आप उनको देख करके अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद विद्यार्थियों। नमस्कार।